हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको क्लास 11th का परमुटेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो कि आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 को कवर करेगा। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ईजी भी है। कुछ बस बेसिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा। आपका ये चैप्टर 11th में आने वाला चैप्टर प्रोबेबिलिटी का बेस बनेगा। इसी के बेसिस पे हम 12th की प्रोबेबिलिटी भी पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 11th क्लास का बाइनोमियल थ्योरम, उसमें भी कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। तो अब देखिए, मैं वैसे तो इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए बेसिक्स पे एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका कि मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन मैं फिर भी इन शॉर्ट बता देता हूं आपको कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है क्या। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली काउंटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये काउंट करते हैं कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, 4 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे। अब जैसे यहाँ पे आपके पास ये एक्सरसाइज 7.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा भी हुआ है यहाँ बोर्ड पे, आप इसको भी रीड कर सकते हो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब देखिए, क्वेश्चन जैसे छोटी क्लासेस में क्वेश्चन आते थे, वहां पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। तो वो क्वेश्चन बड़े आसान होते थे। आप क्या करते थे, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर लिखा और उसमें सबसे बड़ा 2 डिजिट वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से क्या आ गया 900। आपको ये तो पता चल जाता है कि 3 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने होंगे, आपको पता चल गया 900। लेकिन देखो, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। क्या क्या कंडीशन लगाई है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। यानी कि हमारे पास जीरो नहीं है। ये जो 900 नंबर्स लिखे हैं, इनमें तो जीरो भी आई है ना, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जीरो वाली डिजिट जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो ये जो 900 नंबर्स होंगे, इसमें तो ऐसे नंबर्स भी आएंगे 7 7 8, लेकिन ये कह रहा है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, अलग अलग तरह की कंडीशंस लग जाएंगी, और उन कंडीशन के बेसिस पे हमें काउंट करना होगा कि कितने क्वेश्चंस हैं। और ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस क्या है, ये आपके काउंटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ कोड्स, नंबर ऑफ पासवर्ड्स, नंबर ऑफ हैंडशेक्स, मतलब कुछ भी काउंट कर सकते हैं। ये आपका प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा और ये आपका बाइनोमियल थ्योरम में भी काम आएगा। तो अब यहां से मैं आपको परमुटेशंस का बेसिक बताऊंगा। देखिए, परमुटेशन का बेसिक वैसे होता है अरेंजमेंट, कि नंबर ऑफ परमुटेशंस का मतलब हुआ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर देयर। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, जैसे यहां पर 3 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं हमें, तो हम वैसे तो इससे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं कि 3 डिजिट का नंबर है तो 3 वेकेंट प्लेसेस हैं, और उनको फिल करते हैं हम। यहां से उनको फिल करेंगे, यहां पे डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर 9 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो यहां पे 9, यहां से 8 और यहां से 7, रेपिटेशन अलाउड ना होने की वजह से, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आ जाएगा 504। तो ऐसे 504 नंबर बन सकते हैं, जिसमें 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स इस्तेमाल होंगी, और यहां से रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी। लेकिन देखिए, ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू। अब हम यहां से परमुटेशन नोटेशन से भी क्वेश्चंस करेंगे। एक यहां पर नोटेशन आएगी NPR। मैं आपको बता देता हूं ये NPR है क्या। कुछ बुक्स में ये NPR आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है NPR, और कुछ बुक्स में आपको ये ऐसे भी लिखा मिलता है P और यहां ब्रैकेट्स में N, R। तो ये जो मैंने 3 अलग अलग तरीके बताए, ये नोटेशंस हैं। ये है नोटेशंस। नोटेशन का मतलब क्या होता है? नोटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को लिखने का तरीका। तो अब यहां से हम समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, मतलब 9 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे। 9 अलग ऑब्जेक्ट्स थे जिसकी हमें अरेंजमेंट करनी थी। अरेंजमेंट जहां पर ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि 123 और 321 अगर हम बात करें, तो ये 2 अलग अलग नंबर है ना, तो ऑर्डर मैटर करता है। इसीलिए यहां पे ये क्या है, परमुटेशन लगाने वाले हम। तो देखिए, 9 हमारे पास है टोटल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, और हमें उनमें से कितनों की अरेंजमेंट करनी है, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो उसमें से हम अरेंजमेंट करेंगे एक बार में 3 की। तो 9P3 ये। अब मैं आपको यहां से फॉर्मूला भी बता देता हूं NPR का। ये जो NPR है, NPR के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NPR के लिए फॉर्मूला होगा N फैक्टोरियल डिवाइड बाय
n माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको फैक्टोरियल नहीं पता है क्या होता है, तो फैक्टोरियल के लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप वहां से फैक्टोरियल का बेसिक चेक कर सकते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस हैं फैक्टोरियल पे, आप वो भी कर सकते हैं। तो यहां से एन पी आर का मतलब हो गया एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देखिए ये होगा 9 फैक्टोरियल, अगर ये फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूं, और यहां से 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अब आया क्या यहां से, ये आ गया 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अब जैसा कि आपको पता है कि इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 फैक्टोरियल को हम छोटे फैक्टोरियल की टर्म्स में ब्रेक डाउन करेंगे। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यहां 6 लिखकर फैक्टोरियल का साइन लगा दिया, यहां रुक जाएंगे 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है ही, ये हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए आंसर फिर से हमारा क्या बचा, आंसर बचा 9 इंटू 8 इंटू 7, तो यहां से आ गया ये 504। तो देखिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से कराया, एक तो एक्सरसाइज 7.1 वाले तरीके से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, और दूसरा यहाँ पे परमुटेशन नोटेशन की हेल्प से। ऐसा मैंने इसलिए कराया ताकि आप कोरिलेट कर पाए, समझ पाए कि दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन ये एडवांस्ड तरीका रहता है और हम आगे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे करेंगे परमुटेशन नोटेशन की हेल्प से, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। वो बेसिक था आपको समझाने के लिए, कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 504। ऐसे 504 नंबर बनाए जा सकते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। स्टेटमेंट भी मैं रीड कर देता हूँ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, मतलब 4 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें डिजिट्स रिपीट ना करें। अगर हम वैसे बात करें कि टोटल 4 डिजिट नंबर कितने होंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लो और उसमें से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर हम यहाँ से हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि 4 डिजिट के टोटल नंबर तो इतने हैं, मतलब 9000 नंबर होंगे 4 डिजिट वाले। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दी है, कंडीशन ये है कि यहाँ से डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब इन 9000 नंबर में तो वो नंबर भी आ गए जहाँ पे डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ से परमुटेशन की हेल्प से क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अब आप एक बात देखो, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और यहाँ पे इन्होंने डिजिट्स की कोई कंडीशन नहीं लगाई है, मतलब कि भाई ये डिजिट्स अवेलेबल है। इसका मतलब हम मानकर चलेंगे यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ये टोटल 10 डिजिट अवेलेबल है हमारे पास, 10 डिजिट्स अवेलेबल सारी की सारी। अब एक बात देखो, यहां पर जब हम अरेंजमेंट करेंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने एक नंबर लिखा 179, अगर मैं यहां पर 0 अरेंज करूं तो क्या ये 4 डिजिट नंबर होगा? नहीं, ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 0 आने की वजह से ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से कंडीशन ध्यान रखेंगे कि यहां पर 0 ना आए। वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस प्लेस इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय अ 0। तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए वही हमारे पास ये बाद वाले 3 प्लेसेस, और ये जो है यहाँ से थाउजेंड्स प्लेस पे जो है हम 0 नहीं आने देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे कंडीशन है उसी को फिल करेंगे, उसी को फिल करना है। तो यहाँ पर कितने नंबर्स अरेंज हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली इस जगह पर अरेंजमेंट पॉसिबल है, हमारे पास 0 को छोड़कर बाकी सभी की अरेंजमेंट हो सकती है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर इस वाले प्लेस को थाउजेंड्स प्लेस को फिल करने के लिए हम परमुटेशन यूज करेंगे। तो यहाँ से होगा 9p1, यानी कि इनमें से 9 जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पर फिल की जा सकती है। अब देखिए इसके साथ में हमें बाकी बचे हुए 3 प्लेसेस भी फिल करने हैं। इन पे क्या है, यहाँ पर एक डिजिट जो इस्तेमाल यहाँ हो चुकी है वो अब हम आगे इन तीन प्लेसेस को फिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है कि विद नो डिजिट्स रिपीटेड। तो इसका मतलब अभी भी हमारे पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो 9 है, ये वाला फिल करने के बाद। तो अब वो 0 एक्स्ट्रा जो बची हुई थी वो भी यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर 9 में से 9 जो बची हुई डिजिट्स हैं उसमें से अरेंजमेंट करनी है हमें 3 की, तो 9p3 होगा वो। तो अब देखते हैं 9p1, इसको सोल्व करते हैं। फार्मूला मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। npr के लिए फार्मूला npr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल
डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ से np1 इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 9p3 देखें ये होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये आ गया यहाँ से हमारे पास 9 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। अब इसके बाद क्या करना है, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल तक ब्रेक करेंगे। जैसे ये 9 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ से 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो देखिए अब होगा क्या, यहाँ से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचा क्या 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। सो 9 इंटू 8 इंटू 987, ये 3 नंबर मल्टीप्लाई करके आया 504, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आ जाएगा 4536, ये आपका आंसर है। यहाँ से आपको मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हम ये एनपीआर जो यूज कर रहे हैं इसको मैं एक बार थोड़ा सा और अच्छे से एलैबोरेट करना चाहूँगा और अच्छे से समझाना चाहूँगा। देखिए जब हम ये लिखते हैं एनपीआर तो इसमें क्या होता है, एनपीआर में यहाँ पर ये एन लिखते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट में, पी लिखते हैं कैपिटल, आर लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है ये होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें हम तो यहाँ पर ये 3 प्लेस फिल करने के लिए हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट अवेलेबल थे और ये होता है कि उनमें से कितनों की आपको अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ से 9p r हम ऐसे लिखते हैं। तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका ये जो n है, n ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन r होगा, इक्वल भी हो सकता है। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि n ऑब्जेक्ट्स में से सभी n की अरेंजमेंट कर दो। तो यहाँ से ये बात हुई, ये फार्मूला था और फार्मूले में मैंने ये कंडीशन बताई कि आपका जो n है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होगा। अभी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी लंबी है और इसके लिए वीडियो भी बड़ी बनेगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखें, आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाएगी, परमुटेशन भी समझ आ जाएगी। देखिए हाथ पर दही नहीं जमती, थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप जो भी टाइम इस वीडियो में इन्वेस्ट करने वाले हैं आपको उसकी आउटपुट मिलेगी, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैंने आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है, मैं रीड भी कर देता हूँ साथ में। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 3 डिजिट के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं इन 6 डिजिट्स की हेल्प से, जबकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो देखिए यहाँ से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहाँ से हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, इन 3 प्लेसेस को फिल करेंगे। ये हमारा 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये हमारे पास आ गया 100s प्लेस। तो अब देखिए यहाँ से हमें इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाने का मतलब हुआ कि ये वाला नंबर जो है, मतलब जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी उसको एक इवन डिजिट से फिल करना है। तो इवन डिजिट्स है कितनी हमारे पास यहाँ पर है 2 4 और 6, मतलब 3 अवेलेबल डिजिट्स हैं। तो उन 3 में से एक की यहाँ पर अरेंजमेंट कर देंगे, एक की परमुटेशन कर देंगे। तो इस वाले प्लेस को फिल करने के लिए हम यूज करेंगे 3p1, मतलब 3 में से कोई एक यहाँ पर अरेंज कर देंगे हम। तो अब देखिए इन 3 में से एक यहाँ पर कोई अरेंज हो जाएगी तो 2 डिजिट्स बच गई यहाँ से। वो 2 डिजिट बाकी बची हुई 1 3 7 इन डिजिट्स के साथ मिलकर कितनी हो गई 5 डिजिट्स। तो उन 5 डिजिट्स की हेल्प से हमें क्या करना है, हमें ये वाले 2 प्लेसेस फिल करने हैं। तो अब परमुटेशन लगाएंगे वापस से, 5 है, 5 में से हम कितनी अरेंजमेंट करेंगे 5p, हमें यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है 2 ऑब्जेक्ट की, तो 5p2 हो जाएगा ये। इन दोनों प्लेसेस को फिल करने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक पूरा नंबर इन तीनों डिजिट से मिलकर बनेगा। तो अब इसके बाद यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो 5p2, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3p1 का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। वही फैक्टोरियल को ब्रेक डाउन करेंगे,
5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और यहाँ से 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, हमारे पास बचा है यहाँ से 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 चौक 20 या 60। तो यहाँ से ऐसे 60 नंबर बनाए जा सकते हैं 3 डिजिट वाले इवन नंबर, जिसमें कोई डिजिट रिपीट ना हो। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया है। इस बार क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों की स्टेटमेंट मैंने एक साथ लिख दिया, दोनों क्वेश्चन एक साथ सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास अगर अवेलेबल डिजिट्स की बात करें तो 5 डिजिट अवेलेबल है, यहाँ से 5 और 5 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, और हमें करना क्या है, यहाँ से देखना है कि 4 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो बड़ा सिंपल होगा ये, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर जो है हमारे पास 5 अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें से हमें एक बार में अरेंजमेंट कितनों की कर देनी है, 5p4, 4 की हम अरेंजमेंट कर देंगे, 5p4 हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल बाय, ये आ जाएगा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आपका 120 आएगा। तो इन 5 डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट नंबर्स 120 नंबर बनाए जा सकते हैं। आगे पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, कि इनमें से कितने इवन होंगे। तो इनमें से कितने इवन होंगे ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, इवन नंबर बनाने के लिए, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं अगर हम, और वो इवन बनाना है, तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे हमें एक इवन नंबर फिल करना पड़ेगा। तो इवन नंबर यहाँ पर कितने अवेलेबल हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 इवन नंबर है, 2 और 4। तो हमें क्या करना है, इस वाले प्लेस पर 2 या 4 में से किसी को फिल करना है। तो अरेंजमेंट कितनी होगी यहाँ से, इसके लिए अरेंजमेंट हो जाएंगे 2p1। तो इन 2 में से कोई एक डिजिट हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो वो जो 2 में से एक फिल हुई, एक बच गई, वो बाकी 3 डिजिट के साथ मिलकर 4 डिजिट्स बन गई, और वो 4 भी हम यहाँ पे इन 3 जगह पे अरेंज कर देंगे। तो बाकी बची हुई 4 डिजिट्स में से 3 को अरेंज कर देना है, 4p3। इसको अगर हम फॉर्मूले को अप्लाई करें यहाँ से, तो ये 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय अगेन 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3, 6 2 12। तो यहाँ से आ गया ये हमारे पास, नहीं 4 फैक्टोरियल 24 होगा, सॉरी 24। तो यहाँ से आ गया ये 48, मतलब ये जो 120 नंबर बनाए जाएंगे 5 में से 4 डिजिट के, उसमें से 48 नंबर इवन नंबर होंगे। अब देखिए एक बात बता देता हूँ मैं आपको यहाँ से, कि हालांकि मैं क्वेश्चंस आपको बहुत छोटे तरीके से करा रहा हूँ, सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब एक्सप्लेनेशन जैसे लिखते हैं ना वर्ड्स में, मैं वैसे एक्सप्लेन वो तो साथ साथ करता जा रहा हूँ। ज़्यादातर टीचर्स भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर इसी तरीके से कराते हैं। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि आपको ये कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, और पूरे मार्क्स लाने के लिए, मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको किस तरीके से करना है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी मार्गदर्शक है एनसीईआरटी की किताब। आप एनसीईआरटी की किताब उठाएं, उसमें सोल्ड एग्जाम्पल्स को देखें। सोल्ड एग्जाम्पल्स में वहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और हालांकि उसमें आंसर यही आएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कॉन्सेप्ट मैं जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल के, बस आपको वो वहाँ लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब यहाँ से स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैनॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमेटी में कितने लोग हैं, कमेटी में 8 लोग हैं, एक को चेयरमैन बनाना है, एक को बनाना है वाइस चेयरमैन। तो अब यहाँ से देखिए आपका, इसका मतलब हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मैथ्स में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एनीथिंग विच वी कैन काउंट। तो यानी कि हम यहाँ पर पर्सन को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। तो 8 पर्सन्स, 8 में से आपको क्या करना है, 2 ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है। एक चेयरमैन बनेगा, एक वाइस चेयरमैन बनेगा। तो चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पर।
कि हम किसको चेयरमैन चूज करते हैं, किसको वाइस चेयरमैन चूज करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यहां से इन्होंने बोला कि वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पर्सन को आप चेयरमैन भी बना दे एंड वाइस चेयरमैन भी बना दे। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा देखते समझ आ रहा है। 8p2 इसका आंसर होगा। 8 लोगों में से 2 लोग अरेंज कर देना है, एक चेयरमैन की पोस्ट पे, एक वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे। तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहां से आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल। इसको अगर हम सोल्व करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल की टर्म्स में लिख लिया और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल। 7 8 56, यानी कि ऐसे 56 तरीके हैं। 56 तरीके से हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को यहाँ से 8 कमेटी मेंबर्स में से चूज कर सकते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड n इफ n-1 p3 रेशो n p4 इक्वल्स टू 1:9। अगर ये रेशो होगा, यहाँ से ये कंडीशन गिवन है और यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि NPR ये जो फॉर्मूला होता है, ये n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से r ऑब्जेक्ट्स की हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो जिनको काउंट कर सकते हैं, यहाँ से वो एक नेचुरल नंबर आंसर आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से एक नेचुरल नंबर होगी, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ से नहीं आ सकती इसको सोल्व करने के बाद। तो n-1 p3 ये जो रेशो है, इस रेशो को हम क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब n-1 p3 डिवाइड बाय n p4 इक्वल्स टू 1/9। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से इसके बाद सीधा सीधा एनपीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा न्यूमरेटर में n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये तो रहा न्यूमरेटर वाला पार्ट एनपीआर का फॉर्मूला लगने के बाद। एनपीआर का फॉर्मूला डिनोमिनेटर के लिए भी अप्लाई करेंगे। यहाँ से आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल डायरेक्ट। और यहाँ पर तो जो चल रहा था एज इट इज वो लिखा रहने दिया 1/9। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, न्यूमरेटर n-1 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में n-1 माइनस 3, ये n-4 फैक्टोरियल बन जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ से डिनोमिनेटर में ये n फैक्टोरियल तो ऐसा का ऐसे लिखा रहने दिया और ये n-4 फैक्टोरियल भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो देखिए, जब कभी भी दो फ्रैक्शन हो और वो दोनों फ्रैक्शन भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखे हो और उनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप वैसे डायरेक्टली देखा जाए तो कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल नहीं करना, तो हम यहाँ से आगे समझ सकते हैं। देखिए, इसके आगे मैं इधर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, a/b डिवाइड बाय c/d। मतलब मैं लिख के बता देता हूँ, a/b एक फ्रैक्शन है, उसको डिवाइड करना दूसरे फ्रैक्शन से c/d। तो बड़ा ही बेसिक, मतलब छोटी क्लासों में हम कैसे करते आए हैं, यहाँ से a/b ये न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखा, इनटू डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया d/c। तो यही वाला काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल इनटू n-4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। देखिए, यहाँ से हम सीधा यहाँ आ गए। अब क्योंकि n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल सेम ही है, तो सेम ही है, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, ये आ गया n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। अब देखिए, एक वेरिएबल वैल्यू पे फैक्टोरियल लगा है, तो वेरिएबल वैल्यू को फैक्टोरियल हम वैसे तो सोल्व नहीं कर पाएंगे, इनको आपस में ही कैंसिल करके सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से देखना है, मैं हमेशा बताता आया हूँ आपको कि बड़े वाला फैक्टोरियल छोटे वाले फैक्टोरियल की टर्म्स में ब्रेक डाउन हो सकता है, उसके बाद कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से आपको बस ये देखना है कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है। n बड़ा नंबर होगा, n-1, क्योंकि वो 1 छोटा होगा n से। तो इसका मतलब न्यूमरेटर वाले फैक्टोरियल को तो ऐसे के ऐसे लिखा रहने देंगे, जो का त्यों रहने देंगे, और डिनोमिनेटर वाला जो n फैक्टोरियल है वो हो जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/9। अब होगा क्या, यहाँ से ये n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ गया 1/n इक्वल्स टू 1/9। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों साइड ही रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ऐसा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 9 आ गया, और जो कि आपका यहाँ से आंसर होगा। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो जिस टाइप का ये क्वेश्चन है, n की वैल्यू फाइंड करो। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट्स इसी तरह के हैं, मैं उनकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। इसके दो पार्ट्स हैं।
मैं इनमें से सिर्फ एक पार्ट कराऊंगा, दूसरा पार्ट मोर और लेस बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, तो उसको आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5pr इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 6pr माइनस 1। देखिए जितना बड़ा मैंने ये 2 लिखा है आपको ये समझ आ गया होगा कि ये 6pr माइनस 1 को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका ट्वाइस है, ये उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो 5pr के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सीधा सीधा परमुटेशन वाला, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें n फाइंड करना था और इसमें r फाइंड करना है। तो आप एक बात समझ लीजिए यहां से कि r जो होगा, r भी एक नेचुरल नंबर ही आता है, या फिर आप ये समझ लो होल नंबर आ सकता है, मतलब r की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो यहां पे आप देखिए कि एक बात का और ध्यान रखेंगे कि ये जो r की वैल्यू आएगी ना, ये r की वैल्यू इस 5 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हम 5 में से कितने ऑब्जेक्ट्स की, ज्यादा से ज्यादा 5 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा r की वैल्यू 5 हो सकती है। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि r की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल और 5 से लेस देन इक्वल यहां से होगी, और एक होल नंबर होगी, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। खैर वो बाद की बात है, हम यहाँ से सोल्व करके देखते हैं यहाँ से r की कितनी वैल्यूज आएंगी और उस हिसाब से हम आंसर फाइंड करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ, इसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस, अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट लगा लेना, r माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब ये होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या करना है, इस नेगेटिव साइन की वजह से ये साइन चेंज होने वाले हैं, तो ये रहेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इंटू ट्वाइस ऑफ, इंटू नहीं इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसको मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूं। देखिए 6 माइनस r और ये माइनस माइनस से प्लस 1 बन जाएगा, तो ये होने वाला है 7 माइनस r फैक्टोरियल, 7 माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा ये। अब क्योंकि यहां पर वेरिएबल है, यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपस में सोल्व नहीं हो पाएंगे, और ये जो वेरिएबल वाला फैक्टोरियल है ये भी सोल्व नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए वेरिएबल वाले फैक्टोरियल की टर्म्स को एक साइड पे कलेक्ट करते हैं। तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं, मतलब देखिए यहां से आ गया 7 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने बेसिकली जैसे रेशो में a बाय बी इक्वल्स टू सी बाई डी लिखा होता है, तो आप इसमें चाहें तो किन्हीं भी दो टर्म्स को ऐसे, इन दोनों टर्म्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं डी बाई बी इक्वल्स टू सी बाई बी। ये करेक्ट है, ये गलत नहीं होगा, यहाँ से मैथमेटिकली दिस इज करेक्ट। तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल, वही दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों आसपास के फैक्टोरियल है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ से बड़े वाला नंबर कौन सा है, 7 माइनस आर बड़ा होगा या 5 माइनस आर बड़ा होगा। देखिए क्योंकि 7 बड़ा नंबर है और r दोनों जगह सेम होगा, तो इसलिए 7 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ी वैल्यू है। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे फैक्टोरियल के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर, 7 माइनस आर में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 माइनस आर, 6 माइनस आर में से फिर 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो वो आ जाएगा 5 माइनस आर। तो अब मैं यहीं रुक जाना चाहता हूं, तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया, फैक्टोरियल लगा दिया लास्ट में, डिवाइड बाय ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल, तो ऐसा क्या, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और इधर राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये 2 है, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये 5 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये 5 फैक्टोरियल ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ऐसे ही ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ किस तरीके से है। 7 माइनस आर फैक्टोरियल जो है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7 माइनस आर, मतलब जो नंबर है वो खुद से लिखा। अब 7 माइनस आर में मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 1 यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल। रुकना चाहे तो हम यहां रुक सकते हैं, नहीं तो आगे भी जा सकते हैं, तो आगे 5 माइनस आर फैक्टोरियल इस तरीके से लिखा मैंने। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं। अब यहां से रह चुका है हमारे पास 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल्स टू 6 टू ज़ा 12। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन में एक ट्रिकी चीज है, और इस क्वेश्चन को आप यहां से इजी बना सकते हैं। अब एक बात समझिएगा, 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल्स टू 12, अगर आपको इसको सोल्व करना है
तो यहां से ये एक लीनियर फैक्टर है, यहां से ये भी एक लीनियर फैक्टर है। तो एक जो ट्रेडिशनल तरीका है कि इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा आर वेरिएबल में, और इस 12 को इधर शिफ्ट कर लेना, मतलब इक्वल्स टू 0, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना, और उसके बाद आप यहां से सोल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका वो है, लेकिन आप देखो कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टर को आप एक्सपैंड करोगे, इस 12 को इधर लाओगे, और यहां पर जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बन जाएगा, उसको फिर से फैक्टराइज करोगे, और उसको फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे हम, फिर वहां से दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करके सोल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको यहां से एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए, ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं 7 - r और 6 - r, क्योंकि हमने फैक्टोरियल से ब्रेक डाउन किए हैं ये खुद, तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब जो दोनों में एक का अंतर है, डिफरेंस 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर वाले नंबर को भी कंसेक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे। तो यहां पर ऐसा करना पॉसिबल है। देखिए 4 × 3, और यहां पर ये लिखा हुआ है 7 - r × 6 - r, और अब देखिए यहां से आंसर आपका डायरेक्ट आ चुका है। आपको क्या करना है, बड़े वाले फैक्टर को इधर वाले बड़े फैक्टर से कंपेयर कर दो सीधा। 7 - r = 4, और यहां से देख सकते हैं आप ये r दूसरे साइड पे चला जाएगा, ये 7 - 4 = r, यानी कि r की वैल्यू आ गई है यहां से 3, जो कि आपका आंसर है। r की वैल्यू यहां से 3 आ गई है। अब देखिए ये चीज कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं क्या ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं, क्या ये करना सही है? हाँ, ये करना सही है अगर आप दो बातों का ध्यान रखें तो। सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों जो है कंसेक्यूटिव होने चाहिए, और इनको भी कंसेक्यूटिव में ब्रेक करना है। दूसरी बात का यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप बड़े वाले फैक्टर को बड़े वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे। और तीसरी बात आप यहाँ पे देखिए, ऐसा आप सिर्फ तब कर सकते हो क्योंकि इधर लिखे हुए जो दो फैक्टर है दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो इधर वाले यहां से भी ये दोनों नेचुरल नंबर्स है। आप कहोगे हमें कैसे पता, क्योंकि r तो वेरिएबल है, ये कैसे नेचुरल होंगे? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि r की जो वैल्यू है 0 से लेकर 5 तक का कोई भी नेचुरल नंबर आएगी। तो यहां से जो आंसर आया 3, वो भी हमने यहां से इस कंडीशन से वेरीफाई कर लिया कि ये आंसर हमारा यहां से करेक्ट है। तो ये यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हमने एक ट्रिक भी यूज की है। और अगर आप यहां से क्या करना, एक बार क्वालिटी वाले तरीके से भी सोल्व करके देखना, आपको एकदम से फर्क समझ आ जाएगा कि ये वाला मेथड कितना शॉर्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8। आपके लिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, साथ साथ में रीड भी कर देता हूँ। हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once? Using each letter exactly once मतलब यहाँ से रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इक्वेशन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस जो वर्ड है इक्वेशन, इसके सभी लेटर्स को अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स है ये? 4 और 4 8, 8 यहाँ से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, 8 लेटर्स अवेलेबल है। और यहाँ पर बोला इन्होंने कि सभी लेटर्स को यूज करना है, ऑल लेटर्स कैन बी यूज्ड। तो हमारे पास यहाँ से अवेलेबल लेटर्स कितने? 8, और उसमें से परम्यूटेशन कितने की लगानी है, मतलब अरेंजमेंट कितनों की करनी है? 8, यानी कि हमें 8 लेटर वर्ड्स फॉर्म करने हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो इसका मतलब हुआ ये कि ये किया जा सकता है 8p 8 वेज में, 8p 8, इतने तरीके से हम इतने सारे वर्ड्स यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं जो कि 8 लेटर वर्ड्स होंगे विद और विदाउट मीनिंग वाले। फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ से, ये आ गया 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 - 8 फैक्टोरियल, और ये हो गया 8 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ से 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है, और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से ये याद रखिए कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है। तो आंसर आ चुका है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल जो है उसको सोल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल 720 40,000। मैं एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ जल्दी से। ये आ गया 40,320। तो इतने सारे 8 लेटर वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं
जो कि इसमें लेटर्स मतलब जो वर्ड्स है वो विद और विदाउट मीनिंग होंगे। हाँ जी, अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो मैंने पूरी नहीं लिखी है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन एक ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज रहेगी, बार बार हर क्वेश्चन में वही रिपीट होगा कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। और उसके बाद यहाँ पे 3 पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, इफ ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। तो इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये जो मंडे वर्ड है इसमें डिजिट्स कितनी है, इसमें डिजिट्स हैं 6। तो हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और आपको क्या करना है, 4 लेटर्स यूज एट ए टाइम। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बड़ा सीधा सा है। तो 4 लेटर्स को अगर आपको एक बार में यूज करना है तो इसका मतलब आप 4 लेटर वर्ड फॉर्म करेंगे, 4 लेटर्स का वर्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब 6 में से कितनों की अरेंजमेंट होगी, 4 की। तो ये हो जाएगा 6p4। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। और ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और यहाँ से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल। इसको हम यहाँ से सोल्व करके लिख लेते हैं, ये आ गया 360। तो ऐसे यहाँ से 4 लेटर के 360 वर्ड बन सकते हैं यूजिंग 6 डिजिट एनी, मीन्स यूजिंग एनी 4 डिजिट आउट ऑफ दोज 6 एट ए टाइम। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, इसका मतलब अब क्या हुआ, अब यहाँ से हम सारे लेटर्स को यूज करने वाले हैं। सारे लेटर्स को यूज करने वाले हैं, 6 लेटर्स अवेलेबल हैं, उसमें से अरेंजमेंट कितनी कर दी, सभी की अरेंजमेंट कर दी 6p6। तो अब होगा क्या, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अब उसको हम सोल्व करेंगे, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल होता है 120, 126, 720। तो मतलब ऐसे 720 नंबर होंगे, 720 नंबर नहीं 720 वर्ड्स होंगे जो इन 6 लेटर्स को यूज करके बनाए जा सकते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। अब यहाँ से थर्ड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सारे लेटर्स यूज करने हैं, लेकिन बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। तो अब आप देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, 6 लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है, लेकिन फर्स्ट जो लेटर होगा दैट मस्ट बी अ वोवेल। तो यहाँ पे इस वर्ड में मंडे में कितने वोवेल्स हैं, ओ एक वोवेल है और एक वोवेल है यहाँ पर ए। तो इसका मतलब 2 वोवेल्स आते हैं और 2 वोवेल्स की अरेंजमेंट करनी है, मतलब 2 वोवेल्स में से एक की अरेंजमेंट करनी है एट फर्स्ट प्लेस। तो सबसे पहले वही अरेंजमेंट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 2p1, यानी कि उन 2 ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब देखिए इन 2 में से एक ऑब्जेक्ट अरेंज हो पाया तो एक तो अभी भी बच गया, तो बाकी बचे हुए 4 के साथ वो मिल जाएगा, यानी कि 5 हो गए और उन बाकी सभी की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो 5p5। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये 2p1 का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, और इनटू 5p5 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2, 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 120, 1 फैक्टोरियल भी 1 होगा और यहाँ से डिनोमिनेटर का ये 0 फैक्टोरियल भी 0 फैक्टोरियल भी 1 होगा। तो यहाँ से 120 इंटू 2 ये आ जाएगा 240। तो इसका मतलब ऐसे 240 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं 6 लेटर्स वाले, जिसमें कि फर्स्ट लेटर एक वोवेल हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसकी स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं जिनको नहीं पता है। मिसिसिपी एक यूएस का स्टेट है और एक मिसिसिपी जो है रिवर भी है यूएस में, उसी मिसिसिपी स्टेट के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी, इसमें कितने लेटर्स दिए हुए हैं, इसमें यहाँ से लेटर्स दिए हुए हैं 11 लेटर्स का ये वर्ड है मिसिसिपी। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें समझना ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज होंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा है ऑल 4 आइज नॉट कम टुगेदर। सबसे पहली बात तो आप यहाँ से समझिए कि हमारे पास डायरेक्ट ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये फाइंड कर सके कि कितने वर्ड्स में जो आइज है, आय है मतलब ये, वो एक साथ नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कि टोटल कितनी परमुटेशंस हैं और उन टोटल परमुटेशंस में से कितनी ऐसी होंगी जिसमें आय साथ में आता है
वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेंगे क्या, जिसमें i साथ नहीं आता है। तो देखिए अब यहाँ पर होगा क्या, तो हम यहाँ से इन सभी ऑब्जेक्ट्स को 11 ऑब्जेक्ट्स को दोबारा से लिख रहे हैं m, और मैं i सारे एक साथ लिखूंगा m s s फिर s s p p और यहां से बच गए 4i बच गए यहां से। तो ये यहां से देखिए इन्होंने क्या कहा है, इसको नॉट कम टुगेदर, लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले हम ये देखेंगे कि दे कम टुगेदर। तो अब कम टुगेदर वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो अब यहां पे एक बार हम कम टुगेदर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जितने भी लेटर्स को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स को ये बोला जाए कि दे हैव टू कम टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे, मतलब इन चारों को मिलाकर हम एक ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो हम यहां से गिन लेते हैं अब कितने ऑब्जेक्ट हैं। अगर इन चारों को मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानूं तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, और उसके बाद बाकी बचे हुए ये ऑब्जेक्ट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो इन 8 ऑब्जेक्ट की कितनी अरेंजमेंट बन सकती है, तो सबसे पहले तो हम यहां से देखते हैं टोटल परमुटेशंस, मतलब टोटल परमुटेशंस कितनी थी। तो देखिए टोटल परमुटेशंस कितनी थी इसमें, वो मैं आपको बता देता हूं। टोटल परमुटेशन यहां से क्योंकि 11 ऑब्जेक्ट थे, तो और बाकी हमें सारे लेटर्स को यूज करना है, तो 11p11, मतलब इतने यहां से टोटल परमुटेशंस बन सकती है 11p11। और 11p11 जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, अब यहां पर कुछ डिवीजन भी होगी। क्यों डिवीजन होगी वो मैं बता देता हूं। देखिए जब कभी हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सारे अलग ऑब्जेक्ट्स होना, तो सारे ऑब्जेक्ट्स अलग होते हैं जब तो हम 11p11 कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट्स सेम है, तो उन सेम ऑब्जेक्ट्स के नाम पे हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करते हैं। यहां से जैसे 4s है तो 4s के नाम का यहां से हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर यहां से कितने आए हैं, 4 आए हैं, तो उन 4 आए के नाम का 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और यहां से 2p है तो उनके नाम का भी हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो ये यहां से हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस का मतलब हुआ यहां से 11 लेटर के इतने सारे वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। यहां पर ये हम क्यों डिवाइड करते हैं वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन ये मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने के बाद डिटेल में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये तो हो गई टोटल परमुटेशंस। अब हम यहां पे देख लेते हैं जिसमें परमुटेशंस विद ऑल आई टुगेदर, मतलब वो परमुटेशंस देखते हैं जिसमें सारे आई एक साथ रहे। तो मैंने आपको बताया जिनको एक साथ रखना है उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो इसको सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए यहां पर 8। तो हमें उन 8 की सभी की अरेंजमेंट कर देनी है, तो अरेंजमेंट कर देनी है तो 8p8 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट ये था 2 3, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, सेम ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये दो ऑब्जेक्ट सेम है, तो उसके नाम का यहां 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद यहां से ये 4s एक जैसे मिले तो यहां पे इस 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहां पर ये तो आए, सारे के सारे आए एक जैसे आ गए, नहीं तो अगर मान लो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते जिनको हम साथ में रखते तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और करते, लेकिन यहां पर नहीं करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 फैक्टोरियल से तो वो फिर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका यही आंसर आएगा यहां से, परमुटेशन विद ऑल आइज टुगेदर, ये आंसर आ गया। तो अब यहां से परमुटेशंस विद, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑल आइज नॉट टुगेदर, तो मैंने आपको क्या बताया कि नॉट टुगेदर वाला क्वेश्चन हमेशा कैसे होता है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस उठा लो, टोटल कितने यहां से वर्ड्स बन सकते हैं, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जितने साथ में ऑल टुगेदर वाले, तो 8p8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कर देंगे। इसको आप सोल्व करके आंसर बताना, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में बताता हूं, डायरेक्टली सोल्व्ड आंसर दूंगा मैं आपको इसका।
आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है, और जैसा मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे सोल्ड आंसर लिख दिया है मैंने आपके लिए। ये परमुटेशन विद ऑल आइज नॉट टुगेदर 11p11, ये आपको आंसर मैंने बताया था अभी। और ये देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद आंसर ये आएगा 33,810। तो इस कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है आप सोल्व कर ही लेंगे, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के नाम के मार्क्स मिलेंगे आपको, तो आप ये कैलकुलेट कर लेना। और ऐसा भी नहीं है कि ये कैलकुलेशन इतनी बड़ी है कि इसको सोल्व ना किया जा सके। आपको पता ही है 11p11 जो है 11 फैक्टोरियल होगा। 11 फैक्टोरियल को आप 4 फैक्टोरियल की टर्म्स में ब्रेक करके, और ऐसे यहाँ से 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल की टर्म्स में ब्रेक करके उसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने आपके पास आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है। यहाँ पे आप इसकी स्टेटमेंट रीड करो। इसकी स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल पूरी नहीं लिखी है, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ से वर्ड दिया हुआ है परम्यूटेशंस, जो चैप्टर का नाम है वही, मतलब इस टॉपिक जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 में, परम्यूटेशंस, वही वर्ड उठा के दे दिया है। परम्यूटेशंस इज अ 12 लेटर वर्ड, और आपसे यहां से पूछा गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस। और यहां से 3 पार्ट्स में आपसे आंसर पूछे गए हैं। देयर आर 3 डिफरेंट कंडीशंस। इसमें बताया है वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड विद एस। यहां से ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि कितने परम्यूटेशन, कितने वर्ड्स बन सकते हैं इसके लेटर्स को यूज करते हुए, कि अगर पहला लेटर पी हो, लास्ट लेटर एस हो, तो वहां से। सेकंड पार्ट, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब हम सारे वोवल्स को अगर साथ में रखें तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, यानी कि अगर हम पी और एस के बीच में 4 लेटर्स को रखें तो ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं ये वाला क्वेश्चन हटा देता हूँ, 10th वाला जो क्वेश्चन था। सबसे पहली बात यहाँ पे यही कि परम्यूटेशंस जो एक वर्ड है, ये एक 12 लेटर्स का वर्ड है, और अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमें 12 लेटर्स की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात यहां से ये है कि टी और टी, ये टी 2 बार आ गया है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो सभी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेम है। तो अब देखिए, पहले वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहला यहां पे इन्होंने बोला है कि वर्ड स्टार्ट विद पी। अगर कोई वर्ड पी से स्टार्ट करेगा एंड विद एस, और एस में अगर एंड करेगा, तो अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ। पी से स्टार्ट हो रहा है, एस में एंड हो रहा है। यहां से ये इंफॉर्मेशन ये कन्वे करना चाह रहा है कि फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर इज फिक्स्ड। अब अगर ये लेटर्स फिक्स्ड है तो इसका मतलब हुआ क्या कि 2 लेटर यूज किए जा चुके हैं और 2 प्लेसेस भी फिल हो गए हैं। इसका मतलब बीच में जो 10 जगह बची है, मतलब 10 लेटर्स के लिए जो जगह बची है, उसमें बाकी बचे हुए 10 लेटर आने हैं। लेकिन अब देखिए, पी और एस अरेंज हो जाने के बाद बाकी जो लेटर्स बचे हैं 10, उनमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब बचे हुए 10 प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगी यहां से 10p10। ये तो हो गई यहां से इन 10 लेटर्स के लिए अरेंजमेंट, लेकिन उसमें 2 टी आ रहे हैं, टी 2 बार आ रहा है, इसीलिए वो होगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बताया? सेकंड पार्ट में बताया आपको वोवल्स आर ऑल टुगेदर। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने कि वोवल्स को या किसी भी कुछ भी लेटर्स को साथ में रखने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हम यहां से क्या करेंगे, पहले तो वोवल्स लिख लेता हूं मैं यहां पे। वोवल्स क्या क्या है यहां पे हमारे पास? वोवल्स हैं, और यहां पे सारे वोवल्स आ गए हैं। ई यू ए आई ओ, ई यू ए आई ओ, सारे 5 वोवल्स यहां आ गए हैं। और इसका मतलब बाकी बचे हुए 7 कॉन्सोनेंट्स हो गए यहां से। पी आर एम टी टी एन एस। तो देखिए, बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट्स मैंने यहां लिख दिए हैं। तो ये बाकी बचे 1 2 3 4 5 6 7 यहां से कॉन्सोनेंट्स आ गए। अब आपको बोला क्या है यहाँ, कंडीशन क्या दी है? वोवल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वोवल्स साथ होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन 5 वोवल्स को एक साथ रखने वाले हैं। तो एक साथ रखने का मतलब क्या होता है? एक साथ रखने का मतलब होता है बाइंड टुगेदर, एक साथ उनको बांध देना, एक साथ उनको जोड़ देना, उनको सिंगल यूनिट समझ लेना। तो इसका मतलब ये पूरा मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बना। तो बाकी और ऑब्जेक्ट कितने हैं इसके बाद?
2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जेक्ट है। तो 8 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करनी है, सीधा सीधा आंसर होगा 8p8। और इसमें क्योंकि दो ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो उसके लिए आपको यहां 2 फैक्टोरियल से करना पड़ेगा डिवाइड। लेकिन रुकिए, क्या यहां पर आंसर कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे जो 5 वोवल्स हमने एक साथ रखे थे आर टुगेदर और जिसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया था, इन सब में भी तो आपस में अरेंजमेंट्स लग सकती है, इन सब में भी तो डिफरेंट पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो उसके नाम की यहां से फिर हम परम्यूटेशन लगाएंगे और 5 अल्फाबेट है और उन 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो सभी की परम्यूटेशंस लग जाएगी। तो 5p5 आपका आंसर होगा। यहां से इसको सोल्व कर लेंगे आप, कैलकुलेशन है, ईजी है ये। तो इसके बाद यहां से अच्छा, इनके ये जो 2 क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट वाला जिसका आंसर ये आया, इसको मैंने यहां से आंसर देख के लिख लिया है। ये आंसर है, मैंने सोल्व भी किया है एक्चुअली, सिर्फ लिखा नहीं है आंसर देख के डायरेक्ट। तो यहां से ये आंसर आया 18,14,400। और दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले के लिए, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, सोल्व करोगे, तो आपका आंसर आएगा 24,19,200। तो इन दोनों को मैं यहां से हटा रहा हूं क्योंकि मुझे थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। अब देखिए यहां से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन ऐसा है, यही वाला जो पार्ट है, जो पूरे 11 क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखिए इसमें क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। अब समझिए यहां से क्या क्या होगा, 12 लेटर का वर्ड है और हमें 12 सारे के सारे लेटर यूज करने हैं। तो मैं उनके लिए वेकेंट प्लेसेस बना देता हूं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है, इन्होंने क्या बोला है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। एक मिनट के लिए मान लो अगर मैं पी यहां पे लिख दूं तो 1 2 3 4 ये लेटर आने के बाद यहां पर आ जाएगा एस। तो इस तरीके से पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आ जाएंगे। लेकिन अब एक बात देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले और छठे नंबर पे ही हो पी एस। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पी यहां आ जाए तो एस एक प्लेस इधर सरक जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर ऐसा हो सकता है पी यहां आए तो एस यहां आ जाएगा। फिर ऐसा हो सकता है पी यहां आ जाए। तो इस तरीके से देखो ये एस कहां तक जा सकता है, एस के लिए कितने अलग केसेस बन सकते हैं। तो एस यहां था 1 2 3 4 5 6 7। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 लेटर का ब्लॉक होगा, ये इसके कितने केसेस बन सकते हैं, इसके बन सकते हैं 7 केस। तो आपको इस क्वेश्चन में खास ये समझना है कि ऐसे 7 केस बन सकते हैं। पी और एस यहां होंगे, बीच में 4 लेटर, पी यहां आ जाएगा, एस यहां आ जाएगा, बीच में फिर भी 4 लेटर रहेंगे। तो अब सबसे पहले हम अरेंजमेंट कर देते हैं पी और एस की। तो हम उन पी और एस की 2 जगह पे अरेंजमेंट करेंगे। तो 2 लेटर्स है पी और एस, और इनकी अरेंजमेंट करेंगे तो 2p2 हो जाएगा। ठीक है, पी और एस अरेंज करने के बाद हमारे पास 10 वेकेंट, 10 खाली स्पेस बचे हैं। और लेटर्स कितने बचे हैं, लेटर्स भी बचे हैं 10। तो उन सब की हम क्या कर देंगे, यहां पे अरेंजमेंट कर देंगे। उन सब की परम्यूटेशंस कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 10p10। लेकिन फिर वही बात कि पी और एस के बाद जो बाकी बचे हुए 10 ऑब्जेक्ट थे उसमें 2 बार टी आया है, यानी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सेम ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहां पे 2 फैक्टोरियल से करना पड़ेगा डिवाइड। तो क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं, इसमें आपको लास्ट में 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 7 से क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे 7 ऐसे केस बन सकते हैं, मतलब पी और एस यहाँ से पहले और छठे पोजीशन पे, फिर दूसरी और 7वीं पोजीशन पे, इस तरीके से टोटल 7 केसेस बन सकते हैं। तो उसके नाम का यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करना है। 2p2 का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू 10p10 का मतलब होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7। तो ये जो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है ये यहां से हो जाएंगे कैंसिल। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर होगा 7 टाइम्स 10 फैक्टोरियल। तो आप इसको सोल्व करा ही सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व आंसर लिखा है थर्ड पार्ट के लिए। फाइनल आंसर है इसका 2,54,01,600। ठीक है, तो आपका यहां से ये कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.3 खत्म हो गई है। आज की वीडियो भी इसी के साथ खत्म हो रही है। वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी बनी है, मुझे ये वीडियो शूट करने में करीब 2 घंटे का टाइम लगा है, शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा। और बाद में इसमें और भी काम करना है, मुझे डिस्क्रिप्शन डालना है,
मैं इसमें, क्योंकि वीडियो बड़ी है तो इसमें टाइम स्टैम्प्स डालना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने मिनट पे कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, तो और भी काफ़ी काम करना है इसमें। तो मेरे हार्डवर्क को देखते हुए इस वीडियो को एक लाइक दें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएं। आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय, टेक केयर।